गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द गुप्ता सीरीज। बहुत से बच्चों के डाउट थे कि सर एक बार करा दो। बहुत सारी चीजें हम याद कर चुके हैं बट कई बार भूल जाते हैं, तो अभी हम ये चाहेंगे कि आपके अभी ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो सॉइल मैकेनिक्स के आज मैं आपका आरसी स्टार्ट करूंगा। 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाया करेगा आपका। 3 दिन मोर देन 3 दिन के अंदर हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और रेगुलरिटी अब रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई है। अब पेपर भी पास में सब आने वाले होंगे, तो ऐसे करेंगे कि सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो अभी यही टाइम रहेगा आपके पास। 7 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, 7 से 9 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आपके यूपीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नया बैच स्टार्टर रिकॉर्डेड बैच है, आप ले सकते हैं। जीपीएससी के लिए अभी जो मेंस का बैच हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी जे के लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, क्रैश कोर्स भी है, आप इन सब कोर्स को देख सकते हैं webexam.org पे। तो ये डिफरेंट टाइप के कोर्स चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप सबको देखो क्या है, वो बच्चे बोलते सर गुप्ता से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको गुप्ता एंड गुप्ता बुक को इसलिए नहीं पढ़ना है कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको इस बुक को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सबसे बेस्ट बुक होती है यदि स्टार्टिंग में कोई कंसेप्ट को बिल्टअप कर रहे हैं। आपने कितनी थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्टअप हो, तो सबसे बेस्ट बुक मैं इसको मानता हूं, क्योंकि यहां से हर टॉपिक से हर पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं। ओके ये बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला गया आपसे डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड। यदि आप मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात कर रहे हैं तो इसको हम एफसीआर बोलते हैं। ये जो एफसीआर है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम साइज ऑफ स्पेसिमेन की बात करते हैं। वो साइज आपका होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 70 सेंटीमीटर का साइज रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यदि क्वेश्चन में ऑप्शन में ये लिखा होता कि 15 गुना 15 गुना 15, तो क्या है ये आपका जो साइज है ये आपके क्यूब का साइज होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है। क्या करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी बात करेंगे, कंक्रीट की बात करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके साइज पे काम करते हैं, 15 गुना 15 इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर हो जाएगा यहां से सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करिए। बस ना आपको ये इसलिए पढ़ना है, आपको ये इसलिए पढ़ना है इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए कि होती क्या है चीजें। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने नहीं आने डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, कि आपने कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्टअप किया है, आपने कितनी चीजों को ग्रैब किया है। अब यदि एक बात सोचो यार, तुमको इंजीनियर बना रहे हैं, वो जे बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, आपको रखे रखाए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फिर वो अपने आप ही हायर ना कर ले, लोगों को क्यों लेंगे? तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन आपको रखे रखे मिल जाएंगे। आज के एग्जाम ऐसे नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा डीएफसीएल का एग्जाम भी देखे होंगे। कल को मैं उसका रिव्यू करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन के आंसर उसमें गलतियां हुए हैं, तो आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं। बट ओवरऑल पेपर जो आया है बहुत ज्यादा रटा हुआ पेपर आया है। इसको रटा हुआ पेपर में समझ लो कि जिसको पता होगा एग्जैक्ट वही कर पाया होगा क्वेश्चन को। हाँ पूरी बुक सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी करेंगे, ठीक है। बोला गया द प्रॉपर फ्रेश कॉन्क्रीट द विच द वाटर इज मिक्स टेंड्स टू राइज टू सरफेस ऑफ वॉल प्लेसिंग एंड द कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि एक फ्रेश कंक्रीट है मेरे पास। फ्रेश कंक्रीट कौन सी होती है? जिस टाइम पे आपने उसके अंदर एडमिक्सचर्स या डिफरेंट टाइप के कंक्रीट में सीमेंट को मिलाया होगा और आपने उसकी मोल्ड के साइज में उसको कन्वर्ट किया होगा या मोल्ड में उसको भर दिया होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रेश कंक्रीट। उसकी प्लास्टिसिटी अभी लूज नहीं हुई है, उसके अंदर प्लास्टिसिटी है अभी, जिस रेंज में जिस मोल्ड में आप डालोगे वैसा बन जाएगा। दूसरा, यदि हम बात करते हैं, यहां पे टर्म लिखे हुए हैं सेग्रीगेशन, मतलब क्या होते हैं? जब आप डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, जैसे आपके पास कोर्स एग्रीगेट हुए, फाइन एग्रीगेट हुए, यदि उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वे आपके अलग अलग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपका सीमेंट पेस्ट आपकी सरफेस पे आ जाए, कंक्रीट की सरफेस पे आ जाए, या फिर आपका पानी बहुत ज्यादा है आपके सीमेंट कंक्रीट के अंदर, वो बह के बाहर ऊपर आ जाता है जब ऊपर से आपने लोड लगाया, तो उसी कंडीशन को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। बल्किंग क्या होती है? बल्किंग एक्चुअली सैंड के अंदर होती है। जब मॉइस्चर कंटेंट आपकी सैंड पे अफेक्ट करता है तो वो अपना वॉल्यूम चेंज करता है, और उस वॉल्यूम चेंज को ही हम बल्किंग बोलते हैं। ये बल्किंग आपकी 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास फाइन सैंड रहेगा तो आपके पास बल्किंग ज्यादा होगा, यदि कोर्स सैंड रहेगा तो आपके पास बल्किंग कम होगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्रीप आपको पता है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्रीप की वैल्यू घट जाती है। तो आप लैंग्वेज पढ़ो,
द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच द वाटर इज मिक्स टेंड टू ड्राइज द सरफेस, मतलब पानी आपने मिलाया और वो सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ जाता तो क्या बोलेंगे उसको, दैट कॉल्ड द ब्लीडिंग, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सब मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक यहां से हो सकते हैं। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन थर्ड करिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, देखो डीएफसी सेल का पेपर में सबका ही खराब हुआ है, लेकिन जो बच्चे आपके 75 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो यार बहुत अच्छे नंबर है, फिर आपके 75 80 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो अच्छे हैं। ठीक, नेक्स्ट करिए, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला गया आपसे कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, लीन मिक्स क्या होता है, लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कंपेयर टू द रिच मिक्स। दो तरह के मिक्स की हम बात करते हैं, एक को हम बोलते हैं लीन मिक्स, एक को हम बोलते हैं रिच मिक्स। लीन मिक्स का मतलब यह होता है कि आपने अपने सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर जो सीमेंट की परसेंटेज रखी ओवरऑल इंग्रेडिएंट की, यदि वो आपकी 10% से कम है, मतलब क्या है, सीमेंट की क्वांटिटी आपके पूरे कॉन्क्रीट के अंदर कम है, तो दैट इज कॉल्ड द लीन मिक्स। स्टिफ हो गया ये। रिच मिक्स क्या होता है, यदि ये परसेंटेज आपकी 10% से ज्यादा है पर 50% से कम है, तो दैट इज कॉल्ड द रिच मिक्स, कि इसके अंदर सीमेंट कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो लीन मिक्स रहेगा तो सीमेंट पेस्ट कम है, लुब्रिकेशन के लिए कम सीमेंट है, और वहां पे पानी ज्यादा होगा तो ब्लीड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग द पोज़ोलाना इन अ फाइन एग्रीगेट, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। यहां पे जो सी स्टेटमेंट है ना वो गलत है। क्यों, देखो यदि आपने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है आपके पास एक्सीलरेटर की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, एक्सीलरेटर की तरह काम करेगा, मतलब आपके सीमेंट कंक्रीट को जमाएगा। तो बेसिकली आपके सीमेंट को जमाएगा, ठीक है, क्या जमाएगा, वो आपके सीमेंट को जमाएगा। सीमेंट जम जाएगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस काफी कम रहेंगे, क्योंकि क्या हुआ, हाइड्रेशन हो गया और आपका सीमेंट अब जमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रेंथ गेन हुई नहीं हुई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका सेटिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो ब्लीडिंग आपकी ज्यादा नहीं होती है, ब्लीडिंग कम होगी यदि आपने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया। तो दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग द पोज़ोलाना। पोज़ोलाना क्या करता है, पोज़ोलाना आपके हाइड्रेशन को कम कर देता है, हाइड्रेशन कम रहेगा तो ब्लीडिंग कम हो सकती है, पर श्रिंकेज थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं यदि आपने पोज़ोलाना को ऐड किया तो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या है इसका, सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी करो, क्विकली, कोई बात नहीं, देखो आज तक क्या हुआ है आपके साथ वो सब भूल जाओ, हम कुछ आपके लिए बड़ा सोचे हैं, बहुत ही बड़ा सोचे हैं, बस थोड़ा सा टाइम दो हमें। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं ना कौन सी बुक हम यूज करें, कौन सा मटेरियल हम यूज करें, कौन से कोचिंग में हम पढ़े हैं, उन सबके जवाब मैं आपको दूंगा यहीं पे। ठीक है, तो कुछ लेवल अप सोचा है आपके लिए, और अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है वो, बस मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं अभी। ठीक है, जैसे ही हम अभी उस चीज पे लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है हमने अभी, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, क्लास रेगुलर रखेंगे आपसे, टाइम आपका 7 बजे रहेगा अभी। ओके, चलो मतलब आंसर क्या है इसका, द प्रॉपर्टी ऑफ अ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट। यदि आपके पास जो मटेरियल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। कॉम्पैक्शन, आपकी कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी है। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है कि आपके सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर से जो एयर वॉइड्स बचे हुए हैं उनमें से एयर को एक्सपेल आउट करना, ये बोला जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है कि आपके पास यदि 5% एयर वॉइड्स बचे, 5% एयर वॉइड्स बचे, तो ये क्या करता है, ये आपके पास 30% स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, ऐसा आपके आईएस कोड बोलता है। तो भैया कॉम्पैक्शन अच्छे से करो कि एयर ना बचे, क्योंकि क्या होगा यदि एयर बचा तो बाद में क्या करता है वो आपके कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, बाद में उसके अंदर वाटर भी आ सकता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एयर तो बाद में निकल जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाद में वहां पे पानी आ गया तो बाद में क्या होगा, कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं होगा, ग्रेडिंग अच्छी नहीं होगी और फिर इसके अंदर क्रैक बनेंगे। ठीक, तो क्या होगा ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं श्रिंकेज की, बल्कि मैं आपको बता चुका हूं कि बल्कि मतलब क्या होता है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा सेग्रीगेशन, ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वर्कैबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वर्कैबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जल्दी जवाब दीजिए। जो मैं बता रहा हूं यहां पे वो आंसर आपके अप्रोप्रिएट रहेंगे, मैं चेक करके आया हूं। ठीक है, गलत नहीं बताऊंगा आपको, यदि बुक के अंदर कोई 1-2 आंसर गलत लिखे हुए हैं तो आप उनको सही कर लेना यहां पे। चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। लिखा गया आपसे द वोकैबुलरी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट आपके एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? टाइम ऑफ ट्रांजिट के डायल्यूशन होता है क्या? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के डायल्यूशन होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा इसका? देखो क्या होगा, यदि मैं वर्केबिलिटी की बात करूं तो वर्केबिलिटी का मतलब यह होता है कि आपकी कॉन्क्रीट के अंदर कितना ईज है कि हम उसको इजीली प्लेस कर सकते हैं, मतलब कितनी आसानी है उसको प्लेस करने में, उसको सेट करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको हम बोलते हैं वर्केबिलिटी। तो देखो यहां पे ध्यान से कि यदि आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो क्या होता है, यदि मेरा सीमेंट बाय एग्रीगेट रेशियो बढ़ता है, यदि मेरा सीमेंट बाय एग्रीगेट रेशियो बढ़ता है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। सीमेंट बाय एग्रीगेट रेशियो बढ़ता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ऐसा आपका आईएस कोड बोल देता है। लेकिन इसका जरूरी ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपके पास एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंड ऑन दिस कंडीशन, ये आपके वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, टाइम ऑफ ट्रांजिट, स्टार्टिंग में जब इनिशियल सेट हुआ होगा तो आपकी कंक्रीट के अंदर प्लास्टिसिटी रही होगी और उसके अंदर वर्केबिलिटी अच्छी रही होगी, मतलब उसको प्लेस करना आसान रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका जो कंक्रीट होगा वो स्टिफ होता जाएगा, स्टिफ होता जाएगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो टाइम ऑफ ट्रांजिट कम रखो, ज्यादा मत रखो, तो डाइल्यूशन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की। यदि आपने ग्रेडिंग अच्छे से किया, यदि आपने अच्छे एग्रीगेट को यूज किया, उनकी ग्रेडिंग अच्छी है, तो वर्केबिलिटी 100% ज्यादा होगी। जैसे हम बात करते हैं एंगुलर एग्रीगेट की, तो एंगुलर एग्रीगेट में क्या होता है, आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा कम होगी लेकिन वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। राउंडेड यूज करोगे, क्यूबिकल यूज करोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और वर्केबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करिए, जल्दी करेंगे क्विकली, ठीक है। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बोला गया आपसे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रांजिट, वाटर सीमेंट रेशियो, द एयर इन द मिक्स, साइज ऑफ एग्रीगेट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की मैं बात करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? अभी तो बताया मैंने आपको कि टाइम ऑफ ट्रांजिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। स्टार्टिंग में क्या होगी, वर्केबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी क्योंकि आपका स्टिफ नहीं हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा तो आपकी वर्केबिलिटी कम होती जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए, एंड ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाटर सीमेंट रेशियो एयर के और साइज ऑफ एग्रीगेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो ये आपके बी सी डी ऑप्शन नहीं रहने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं कई बार। क्विकली मैं चाहता हूं कि हम अच्छे मतलब 100 में लगा पाए तो 75 क्वेश्चन तो करके जाएं आज, और सारे सारे जो ऑप्शन है वो सबको डिस्कस करके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन इन द कंक्रीट। मान लो क्या है कि आपके कंक्रीट के अंदर हमने मान लिया कि स्ट्रेन इतना हो सकता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन हम मानते हैं बाय हेल्प ऑफ द आईएस कोड 456 के हिसाब से। तो यदि आपके पास और एक्सपोजर कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम, और आपका जो स्टील है उसके अंदर कोई भी कोरोजन नहीं हुआ है, तो हम जो स्ट्रेन मान के चलते हैं वो आपके पास होता है 3 × 10⁻⁴, ये आपके पास रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखनी है कि अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज यदि आपको नहीं दिया हुआ है, ना कोई आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, ना कोई कंडीशन दी हुई है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट करिए, एयर एंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज। यदि आपने एयर एंट्रेन किया तो आपकी कंक्रीट के अंदर क्या बढ़ता है? दिस इज अ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपके सफल कर देगा इनके ऑप्शंस को, ये इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा इसको। तो आपको सब चीजों को देख के चलना है। बोलिए, तो आपको पता है कि एयर एंट्रेन क्या होती है। देखो, जहां पे भी आपके वॉइड्स के अंदर, ये क्या है आपके पास, मान लो ये आपके पास एग्रीगेट थे, इनके बीच में जो पार्ट था यहाँ पे पानी भरा हुआ था। अब जैसे इसमें एयर आया तो ये क्या करता है, एयर इस पानी की जो बबल्स होते हैं इनको यहां से उठा के ले जाता है, तो क्या होगा, आपके पास स्पेस बचेगा, स्पेस बचेगा तो सीमेंट के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, उनको प्लेस करना आसान रहेगा। पास पास जाएंगे तो क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेकिन वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो ध्यान रखें इस बात को कि एयर एंट्रेनमेंट यदि आपने यूज करते हैं तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ कभी नहीं बढ़ती है। तो इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशंस। और एयर एंट्रेन से आपके पास क्या होती है, स्केलिंग। स्केलिंग पढ़ा है क्या आपने, पढ़ा है क्या? स्केलिंग का नाम सुना है क्या? स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन होती है ना, कि कभी गर्मी कभी सर्दी, बाहर कितनी सर्दी है अंदर कितनी गर्मी है, दैट इज लाइक दिस। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस को भी ये कंट्रोल करता है यदि आपने एयर एंट्रेन को यूज किया तो। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर हो जाएगा ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, जवाब दीजिए जल्दी, बोलिए।
हाँ, विंसल रेजिन इज द बेस्ट एग्जांपल। बोलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ एफसीएस एंड द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एफसीटी इज गिवन बाय। ये पूछ रहा है कि आपने डिफरेंट टाइप के रप्चर देखे होंगे, जैसे मैं एफसीआर की बात करता हूं तो एफसीआर तो आपको देखा ही है। स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ की बात करता हूं, इसको हम एफसीएस बोलते हैं। तो एक्चुअली जो एफसीएस होता है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। ये आपके पास क्या होती है, 0.66 टाइम्स ऑफ एफसीआर के बराबर होती है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, यदि आप डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और यदि इसको आप एफसीटी बोल रहे हैं तो ये आपके 0.5 टाइम्स ऑफ एफसीआर के बराबर होती है। ठीक है, मतलब यदि आपने फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया, यदि आपने डायरेक्ट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ रहेगी या डायरेक्ट स्ट्रेंथ का फेलियर होगा वो आपकी 50% पे ही हो जाएगा आपके फ्लेक्सुअल का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंसर हो जाएगा यहां पे बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट पे, जल्दी करो, क्विकली। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब वही बात आ गई यहां पे, एफ सी टी डिवाइड बाय द एफ सी आर कितना होता है, तो 0.5 होता है, अभी बताया मैंने आपको। ये तो हम अभी अभी बताए हैं, गलती ना करिए इसमें। अब तो आंसर क्या होगा, बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट पे, ये करिए, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज विद, जो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कब बढ़ती है। देखो सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ते हो, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, सीमेंट रेशियो का बढ़ना, सब क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, डिक्रीज इन साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो ध्यान रखें इस बात को, यदि आपने वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाया तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, वर्केबिलिटी बढ़ती है, आपके प्लेसिंग ट्रांसपोर्टिंग करना आसान होता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। जब तक पार्टिकल पास नहीं आएंगे ना तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। तो क्या होता है, यदि आपने फाइनेस को बढ़ाया, मतलब स्मॉल पार्टिकल साइज यूज किया, तो उसमें हाइड्रेशन अच्छा होता है, मतलब हीट का जो हीट बाहर निकलेगी, जब आपने सीमेंट के पानी को ऐड कराया तो उसमें हीट निकलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जो सीमेंट हम बनाते हैं वो 1300-1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में बनाते हैं। तो इतने बड़े टेम्परेचर पे बनाएंगे तो उस टाइम पे जब इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे तो वहां हाइड्रेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट इवोल्व होगी। तो फाइनेस को यदि बढ़ाते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा होता है, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी भी प्रकार से आप क्यूरिंग टाइम को कम नहीं करेंगे, जो तराई का टाइम है वो कम नहीं होगा। यदि आपने तराई का टाइम कम किया तो आपके पास क्या होगी, जो ह्यूमिडिटी हम चाहते हैं, जिस रेंज पे आपकी जो कंक्रीट होती है वो स्ट्रेंथ को गेन करती है, वो खराब हो जाएगी, तो क्यूरिंग टाइम कभी कम नहीं होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना है। तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे, द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर एंड द कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एफसीके इज गिवन बाय। जल्दी जवाब दीजिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। तो जो कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेंथ है, यदि मैं बात करूं तो ये आपके एफसीआर है, दैट इज एफसीआर 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 एफसीआर। तो IS 456-2000 में दिया हुआ है कि जो आपके पास एफसीआर होता है इसको हम फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो आपके पास 0.7 रूट एफसीके होती है। इसको 0.67 कर लो, 0.67 रूट एफसीके। तो दिस इज 0.7 रूट एफसीके के बराबर होती है, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां थोड़ा ऑप्शन में गलती है पर आप ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट करिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू द 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। बोलिए, चलिए बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला गया आपसे, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू द 150 mm क्यूब इज ऑलवेज लेस, मोर, इक्वल। तो ये पूछ रहा है कि यदि मैं 100 mm क्यूब की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करूं 150 mm से, तो ध्यान रखें इस बात को कि 100 mm के क्यूब की स्ट्रेंथ आपके 150 mm के क्यूब की स्ट्रेंथ से ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी आपके पास, तो ध्यान रखिए इस बात को, सिंपल सी बात है, ऐसे समझ सकते हो आप। यदि आपने 100 mm का क्यूब यूज किया तो इसके अंदर कन्फाइनमेंट ज्यादा होगा। 150 mm का क्यूब रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कन्फाइनमेंट कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी, 100 mm क्यूब की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू 150 mm। तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सच समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णा तिवारी समझने की कोशिश करिए, तभी समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा बताओ। सर कैनाल में क्यूरिंग कौन से मेथड से करते हैं। देखो कैनाल के अंदर यदि आपको क्यूरिंग करनी है तो गनी बैग से भी करते हैं हम, ठीक है, या फिर हमारे पास शीट होती है उससे भी हम क्या करते हैं, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, वैसे भी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं वहां पे, तो आपके पास गनी बैग से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो 1978 को मारो गोली, क्योंकि क्वेश्चन इस पे नहीं आने वाले अब, तो 2000 कर लो इसको, 2000। तो मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC कैन बी टेकन एज, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टेकन एज अ शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो क्या रहेगा यहां पे आंसर। अब यदि मैं ऑप्शन को चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसको 5000 कर लेता हूं, दैट इज 5000 रूट FC के, क्योंकि अब उस पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके IS 456 2000 पे आएंगे। आंसर आपका मैं ए रखता हूं। ये तो क्या है, आपका शॉर्ट टर्म है। यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी जो आपके क्रीप को भी साथ में लेके चलेगा, दैट इज इक्वल्स टू ECE, दैट इक्वल्स टू EC अपॉन 1 प्लस के थीटा, और यहां पे जो थीटा होता है वो आपका क्रीप कोएफिशिएंट होता है, दैट इज क्रीप कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यू 7 डेज 28 डेज और 1 ईयर के लिए 2.2 1.6 1.1 के बराबर होती है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको दिख रहा है कि जो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो आपके टाइम के साथ साथ घटती जा रही है, क्योंकि आपकी जो कंक्रीट है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 करिए। चलिए नेक्स्ट करिए, क्या है, सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसकी PDF ले लेना, आपको क्या करोगे। चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला गया आपसे इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन इंक्रीज द रिड्यूस द स्ट्रेंथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ ऑल ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है कि यदि आपने मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया तो आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज रिड्यूस तो बात एक ही हो गई, इंक्रीज होगी, डज नॉट चेंज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि यदि आपने मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, तो बाद में इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो क्रैक बनेंगे, क्रैक बनेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी कम आएगी, दैट इज रिड्यूस द स्ट्रेंथ, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बस सोचना पड़ता है, इसमें सोचना पड़ेगा बस आपको। हाँ हाँ, लिटिल फास्ट करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी आप जवाब तो दो। नहीं सब कराऊंगा मैं, अब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आ गए हैं पूरे मोड में, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस सब टेंशन मत लो आप। चलो बोल गए आपसे एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी, अरे जो 280/3 सिग्मा CBC होता है, क्या होता है वो। कुंदरा भाई साहब तुम बाहर तो आ गए हो और तुमको बुद्धि नहीं आई है अभी तक, हैं। वो आपके पास क्या है, मॉडुलर रेशो है। मॉडुलर रेशो की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, मॉडुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं कंक्रीट की। दो मरो चुल्लू भर पानी में। As compared to the ordinary Portland cement, use of pozzolana cement reduce the workability, increase the bleeding, increase shrinkage, increase the strength। देखो क्या होता है, वैसे जो पोजोलॉनिक मटेरियल्स हैं आप उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे सीमेंट कंक्रीट के अंदर, क्योंकि क्या होता है, सबसे जो निकम्मा होता है आपके सीमेंट के अंदर वो होता है लाइम। क्या होगा वो आपका लाइम रहेगा। अब देखो लाइम जो है ना वो बहुत निकम्मा है, वो क्या करता है, वो आपके सीमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज करता है। लेकिन यदि आपने पोज़ोलाना को उसमें ऐड कर दिया तो उसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। उससे क्या होगा कि जो बचा हुआ लाइम है वो आपका बचा नहीं रहेगा और ना वो वॉल्यूम चेंज करेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो श्रिंकेज पैदा नहीं होंगे ना। तो यहां पे जो ऑप्शन है ना वो गलत लिखे हुए हैं। तो रिड्यूस द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता है, ब्लीडिंग को इंक्रीज नहीं करता है, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज नहीं करता है। ये आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, जो बचा हुआ सीमेंट के में लाइम है उसके साथ पोज़ोलाना फ्लाई ऐश जो भी आपके पास रहेगा उससे रिएक्शन कर लेगा, और जो इटरेंजाइट बनता था सल्फेट की वजह से उसको रोकने से बचा लेगा। तो स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी, जो स्ट्रेंथ आपके पास है वो रहेगी, उसको मेंटेन रखेगा, उसको मेंटेन रखेगा। तो क्या होगा, दैट इज इंक्रीज श्रिंकेज। आप बोल सकते हैं, कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन इट इज जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिक्रीज श्रिंकेज। ये आपके श्रिंकेज को डिक्रीज करेगा। थोड़े बहुत श्रिंकेज हो सकते हैं, ठीक है, बट क्या होगा, यहाँ पे श्रिंकेज कम ही रहेंगे। यदि आप पोज़ोलाना की बात ही करेंगे तो ये आपके हार्डेशन कम कर देता है और इसके अंदर श्रिंकेज भी कम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, एडमिक्सचर विच कोज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट एज कॉल्ड एज।
अरे मैं मुझे पता है तू कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार, ईएससी में क्वेश्चन आया था ना 2018 2019 में, मैं करा चुका हूं क्लास के अंदर। वो कहां तक बचोगे मुझसे तुम, सब करके बैठा हूं मैं ही हा जो तुम क्वेश्चन भेज रहे हो। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। अरे बस अब इन कुंदरा भाई साहब का लो। एक मेरे पास क्या होता है, एम की वैल्यू होती है ES बाई EC, एक मेरे एम की वैल्यू होती है 280 बाई 3 सिग्मा CBC। ये एम निकलते हैं यहां से, ये आपके वो नहीं निकलते हैं जो आप निकाल रहे हैं। चलो, admixture which cause early setting and hardening of the concrete are called workability admixture, accelerator, retarder and the air antenna। तो admixture जो आपकी early setting करता है, मतलब जल्दी सेट कर जाए। आप जा रहे हो घर में, आप जा रहे हो कॉलेज में, फर्स्ट टाइम देखा तो बस समझ जाओ आप कि फर्स्ट ईयर में ही सेटिंग हो गई। तो दैट मीन्स, तो क्या है, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलेटर। ये एक्सीलेटर की स्पीड से बढ़ रहे हैं, और जो एक्सीलेटर की स्पीड से बढ़ता है ना, फिर वो भारी हो जाता है। तो क्या है वैसे इसका एग्जांपल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, CaCl2, इसको हम डेलिक्विसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, ये आपका एक्सीलेटर की तरह काम करेगा। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, द मोस्ट कॉमन यूज एडमिक्सचर विच इज प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ द टाइम। चलो बताइए आंसर क्या है इसका। कोई बात नहीं, पुराने दिन याद कर लो यार, क्या रखा है जिंदगी में। बस मैं थोड़ा आपको रोज क्लास नहीं लेता, पर अब लूंगा, कसम गंगा मैया की गंगा मैया कसम खाते नहीं हमारे यहाँ, बट मतलब आपको हफ्ते में 5-6 क्लास तो दूंगा ही दूंगा। अब से रेगुलरली 5 अक्टूबर आज डेट है, 5 अक्टूबर, अब से मैं आपको क्लास देने की कोशिश करूंगा कि 5 से 6 क्लास में आपको रोजाना दूं, चाहे 1 घंटे की दूं, 2 घंटे की दूं, पर रोजाना दूंगा। चलिए, बोला गया आपसे द मोस्ट कॉमन यूज एडमिक्सचर विच इज प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ द टाइम। तो यदि मैं आपके पास एडमिक्सचर की बात करता हूं, प्रोलॉन्ग मतलब ये होता है इंक्रीज करना। जो बच्चे समझ नहीं पाए समझ जाओ कि इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो द सेटिंग एंड द हार्डनिंग टाइम, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो जिप्सम है वो आपके प्रोलॉन्ग करता है, ये आपके रिटार्डर की तरह काम आता है, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डर। ठीक है, कितना परसेंटेज यूज करते हैं हम एज पर द IS कोड। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा IS कोड है, यदि मैं उसके हिसाब से बात करूं, कितना परसेंटेज हम यूज कर सकते हैं रिटार्डर को आपके सीमेंट के अंदर, ये भी हमें बता दीजिए। चलो, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, आपके सीमेंट के अंदर आप कितना ही चालो, कितनी कोशिश कर लो, कितना ही कॉम्पैक्शन कर लो, लेकिन वॉइड्स बचेंगे ही। हाँ, तो पार्शियली कंसिडर होता है यार, वो बात अलग है, तुम दो चीजों को यहां पे जोड़ दोगे तो क्या है, पार्शियली कंसिडर करते हैं। क्रीप आपका पार्शियली कंसिडर, क्वेश्चन आएगा भी, जो आप बोल रहे हो ना वो क्वेश्चन भी आएगा। पता नहीं चूल बहुत है, पर चूल थोड़ी ठंडी रखो अपनी यार, ठंड पहलो थोड़ा सा। चलो, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होता है, यदि मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो 40% आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके वॉइड्स बचते ही बचते हैं। लेकिन यदि आपने क्या किया कि क्यूबिकल एग्रीगेट को यूज कर लिया, कॉम्पैक्शन अच्छे से किया, तो ये आपके 25% 30% तक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 25% तक हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू द 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट 10 to 15% मोर, 15 से 20%, 20 से 25%, 25 to 50%। बोले आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो क्या होता है, यदि मैं यहां पे बात करूं कि 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू 99%। जो आपकी स्ट्रेंथ गेन होने वाली होगी उसकी 99% स्ट्रेंथ आपकी 28 डेज के अंदर ही आ जाती है। ये आपकी आ गई। अब बात करेंगे 1 ईयर की, तो यदि मैं 1 ईयर की बात करूंगा तो 1 ईयर की जो स्ट्रेंथ रहती है वो आपकी बढ़ती है। देखो, सीमेंट को आप स्टोर करके रखोगे ना तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, लेकिन यदि कंक्रीट को आपने जमाया तो टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि क्रीप घट जाएगा, क्योंकि क्रीप घट जाएगा एट दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 to 25%। ये आपके वैल्यू होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी आपका करेक्ट आंसर है। कई जगह इसका आंसर बी दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखिए, 20-25% मोर आपकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। चलो, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एलिमेंट सीमेंट हैज, बताओ, यदि आपने डिफरेंट टाइप के सीमेंट पढ़े होंगे, उसमें आपने एक नाम सुना होगा HAC, ये हाई एलिमेंट सीमेंट क्या होता है? जल्दी जवाब दो क्विकली, ठीक है। ठीक है, बोलिए। तो ध्यान रखें इस बात को, यदि आपने हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज किया, देखो नाम तो इसका हाई एल्यूमिना सीमेंट है, लेकिन इसके अंदर C3A होता ही नहीं है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, जो फ्लैश सेट करता है, जो सेटिंग बढ़ाता है, वो होता ही नहीं है इसमें। मतलब यदि आप मेरे छोटे भाई हैं और आप कॉलेज में गए, आपका मन कर रहा है सेटिंग करने का, पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं भी उस कॉलेज में हूं, ठीक है। तो बाहर जाके सेटिंग करिए, पर यहां सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो C3 कंपोनेंट इसके अंदर होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसका जो इनिशियल सेट होता है वो बढ़ जाता है। इनिशियल सेट ही करता है आपके, जब बड़े भाई कॉलेज से बाहर निकल जाएं तो 3 से 3.5 घंटे के अंदर इसके अंदर क्या होता है, आपका इनिशियल सेट होता है, और फाइनल सेट इसका जल्दी हो जाता है 5 से 6 घंटे के अंदर क्या होता है, फाइनल सेट हो जाता है। मतलब तेज हो रहा है लोंडा। तो हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मुझे ये बताओ कि कोल्ड रीजन के लिए क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या? कल को मुझे कोल्ड रीजन में बनाना है, तो क्या मैं वहां पे इसको यूज कर पाऊंगा या नहीं यूज कर पाऊंगा? जवाब दीजिए, ठीक है, ये जवाब दीजिए। चलिए, modulus of structure concrete is measure A। क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा? अरे जहां पे कोल्ड रीजन होगा ना, वहां पे हमको जल्दी सेट करना है। जल्दी सेट करना है क्या? क्योंकि वहां तो वैसे भी इतना एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां, तो सेट ही नहीं हो पाएगा, तो वहां पे हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे। अरे देखो, DFC सर पेपर क्या है कि मुझे लगता है पेपर देख के कि दिस इज नॉट सिविल इंजीनियरिंग पेपर। वो आपका सिविल इंजीनियरिंग पेपर था ही नहीं। वो तो उन्होंने ये बोल दिया कि सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब बच्चे मैथ कर रहे होंगे, तो कुछ भी पूछ लो। ये पूछ लो कि पाइप का साइज क्या है, कल को ये ना पूछ ले कि आपके दांत कितने हैं, उस दांत में कितने कितने साइज के बने हुए हैं, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। तो अब यार तैयार तो रहना पड़ेगा उन चीजों के लिए। ये बोल रहे हैं कि सब क्वेश्चन तो सब बच्चे रट लिए हैं, इतना पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वाले। चलो, modulus of rupture of concrete is measure of flexural tensile strength, direct tensile strength, compressive tensile strength and the split tensile strength। तो modulus of rupture जो हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हम आपकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। जहां भी फ्लेक्सुरल आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, जहां भी आपका फ्लेक्सुरल की बात आ जाए, तो दैट कॉल द बेंडिंग। इसको हम बेंडिंग बोलता है। क्या बोलता है? बेंडिंग बोलता है। चलिए, टेंशन न लो यार, आप बस आप कंटिन्यूटी रखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और मैं कुछ नया डालने वाला हूं, फिर देखते हैं पेपर कैसे निकलेंगे। पेपर निकलवा के छोड़ेंगे, बस एक बार बस वैकेंसी निकल जाए, बस वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वैकेंसी निकलवाना मेरे हाथ में नहीं है। यदि वो हाथ में होता तो सबको जॉब दे देते। चलो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्कैबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, द प्रीफर्ड शेप ऑफ द एग्रीगेट। यदि मुझे बेस्ट वर्कैबिलिटी चाहिए, आई हैव टू डन द बेस्ट वर्कैबिलिटी, मुझे एक बढ़िया वर्कैबिलिटी चाहिए, तो मैं किस पे काम करूंगा? बोलिए। मैं भेज देता हूं आपको, मैं भेज दूंगा एक बार, ठीक है। IS कोड जो मैंने पढ़ा है मैं आपको दे देता हूं। तो ध्यान रखें इस बात को, यदि मैं आपके पास बेस्ट वर्कैबिलिटी की बात करूंगा, तो राउंडेड एग्रीगेट में सबसे ज्यादा वर्कैबिलिटी होती है। सबसे कम वर्कैबिलिटी आपको एंगुलर में मिलेगी। एलेंगुएट में भी क्या होता है, एंगुलर में आपके पास क्या होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। क्यूबिकल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन राउंडेड के अंदर क्या होती है, वर्कैबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और वर्कैबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 करिए। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे, द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन द कंक्रीट इज टू इंक्रीज द श्रिंकेज, डिक्रीज द श्रिंकेज, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, डिक्रीज द सेटिंग टाइम। द करेक्ट आंसर इज गिवन बिलो। यदि मैं आपके पास एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, कैल्शियम क्लोराइड क्या है मेरे पास, एक्सीलरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है,
सेटिंग करेगा जल्दी से। सेटिंग जब देखो, जब भी जल्दी सेटिंग होती है ना तो आदमी पहले होता है ऐसा ऐसा, पर सेटिंग के बाद हो जाता है वो ऐसा। समझ रहे हो मेरे पास? ये तो लो उल्टा बना लो इसको, पहले होता है ऐसा और बाद में हो जाता है ऐसा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन कि लड़के की बात कर रहा हूं मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो सेटिंग से पहले ऐसा, सेटिंग के बाद ऐसा। तो जब भी आपकी क्या होगी, जल्दी सेटिंग होगी ना तो श्रिंकेज होने ही होने हैं, श्रिंकेज आपके होने ही होने हैं। तो समझ जाओ बस आप। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैल्शियम क्लोराइड इन द कॉन्क्रीट की मैं बात करता हूं, तो इंक्रीज द श्रिंकेज, ये आपके श्रिंकेज को बढ़ाएगा, श्रिंकेज कम नहीं होंगे उससे, सेंड टाइम आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डिक्रीज द सेंड टाइम। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में हम काम करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी आपका कट आंसर है। समझ जाओ बस आप। यूपीटी प्लस जे का एग्जाम कब होगा? देखो, यदि मेरे पास पेपर तो होना ही है, 2022 में होगा या दिसंबर में आपका पेपर हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपका पेपर दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी लिंक खुलने वाला है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में थे वो दोबारा से फॉर्म को भरेंगे, तो दिसंबर में पेपर हो सकता है आपका, वरना जनवरी में तो पेपर होना ही होना है, ठीक है? तो आप छोड़ दो उस चीज के लिए, पेपर तो होना ही होना है, क्योंकि बोला है आयोग ने भी कि अभी उसके लिए फॉर्म निकालेंगे हम ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। चलो चलो, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? आपका वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर से पानी चारों तरफ ऐसे चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो क्या करेगा, आपका सरफेस टेंशन वजह से वॉल्यूम चेंज करता है, और आपका ये 4 से 5 मॉइस्चर कंटेंट पे होता है। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी करो, 1 घंटे के अंदर 50 तो क्वेश्चन करने ही यार, 50 क्वेश्चन तो करने हैं। मैं तो मूड में रहता हूं भाई हमेशा। चलो, मतलब मुझे सबसे अच्छा काम लगता है पढ़ाने में क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगता है। थ्योरी क्या है, हर साल वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, देखो बेटा ये होता है, वो होता है, ये होता है, बट इट इज लाइकली कि क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होता है, पूरा दिमाग लगता है कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो मेरा सबसे अच्छा काम होता है। तो जब आदमी का अपना इंटरेस्ट वाला काम मिलता है उसको करने के लिए, तो उससे खुशी होती है। ये है बात। चलो, fine grinding is cement effect only in the early development strength, effect on the ultimate strength both A and B does not affect the strength। बताइए। तो ध्यान रखें इस बात को कि फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट की मैं बात करता हूं तो ये आपकी अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा? फाइन ग्राइंडिंग क्या करेगा? ये सिर्फ आपकी इनिशियल सेटिंग, इनिशियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है। फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगी, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, उस पे फाइन ग्राइंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ ये इनिशियल स्ट्रेंथ पे काम करेगा। ओके तो ध्यान रखें इस बात को। तो फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इफेक्ट ओनली इन अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, क्योंकि इनिशियल स्ट्रेंथ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो इनिशियल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। ये करिए, हाँ करते हैं उसके लिए भी, ठीक है? देखो हमारी नई बुक आ रही है अगले हफ्ते नवंबर में, 15-20 नवंबर तक हमारा फर्स्ट वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा हमारी बुक्स का, ठीक है? उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको जो डिफरेंट टाइप की बुक आपको मिलती है मार्केट के अंदर कि ये कर लो कौन सी करूं कौन सी नहीं करूं, यदि आप उसको एक बुक कर लेंगे, यदि आपने वो अच्छे से कर ली तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेट बनी है वैसे तो, और वो आपकी आ जाएगी मार्केट में 15-20 नवंबर तक आ जाएगी, ठीक है? चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पॉइजन रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट रिमेन कांस्टेंट। पॉइजन रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। अरे ये तो स्ट्रेन है ना। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो तो आपका लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा। तो जितना आपका सीमेंट कंटेंट बढ़ता है, जितना आपका, हाँ ऑब्जेक्टिव बुक रहेगी, जितना आपके पास क्या रहेगा, जितना आपके पास क्या रहेगा, सीमेंट कंटेंट बढ़ेगा, उतना उनके अंदर स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेटिंग होती है, उसके अंदर श्रिंकेज होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है वो। भाई कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट तो एग्रीगेट का और इन सब का समेशन है ना। तो जो श्रिंकेज पैदा होते हैं, सेटिंग होती है, किसके अंदर होती है? वो सीमेंट के अंदर होगी। तो यदि आपके पास रिचर मिक्स रहेंगे तो पॉइजन रेशियो ज्यादा आएगा। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? मतलब क्या है, रिचर मिक्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका सीमेंट कंटेंट 10% ज्यादा 50% से कम रहेगा, ठीक है?
नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए, अभी पता नहीं, अभी तो यार आने तो दो फिर। चलो, क्वेश्चन आपसे बोला गया है 1% ऑफ वॉइड्स इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड बी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट 5%, 10%, 15%, 20%। यदि आपके 1% वॉइड्स कॉन्क्रीट के अंदर रह गए तो वो आपकी स्ट्रेंथ को कितना घटाएगा? देखो, यूपीएससी के लिए कर सकते हो वो बुक, यदि आपको करनी है तो आप यूथ की बुक पे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी, उसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर उसके सॉल्यूशन काफी गलत है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक है उसके, और क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा दे दिए उन्होंने, मतलब एक तरह के क्वेश्चन ही बहुत सारे दे दिए हैं। बार बार उन्हें करते रहो तो बच्चा फिर क्या होता है, इतनी मोटी बुक देख के होता है कि यार इसको कैसे करेंगे बार बार। तो बस वो ध्यान रखना है आपको कि जो नहीं आते हैं उन पे काम कर लीजिए आप, ठीक। चलो, 1% ऑफ वॉइड्स इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड बी रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट 5%, 10%, 15, 20%। तो 5% क्या होती है आपकी स्ट्रेंथ? 1% पे 5% स्ट्रेंथ आपके पास कैसी होगी? आपकी कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखें। या मुझे पढ़ाने दो भाई, माफी चाहता हूं, मुझे पढ़ाने दो भाई, 2 घंटे पढ़ाने के लिए मैं आपको आया हूं, पढ़ाने दो, क्वेश्चन लगाने दो मुझे, बातें में लगाते रहिए बस। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, यदि आप फाइनेस्ट मॉडुलस की बात करेंगे तो फाइनेस्ट मॉडुलस मुझे क्या देता है? ये आपको क्या देगा? ये आपको कॉम्युलेटिव साइज देगा क्या, कि आपके जो एग्रीगेट है उनका कॉम्युलेटिव साइज क्या है। तो फाइनल एग्रीगेट के लिए इसकी जो रेंज होती है वो 2 से 3.5 के बीच में होती है। जैसे हम बोलते हैं 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9 और 2.9 से 3.2 होती है। तो क्या होंगी? ये आपके फाइन एग्रीगेट जो रहेंगे उनका फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये बता दो 3.5 से लेके 5 किसकी होती है? 3.5 से लेके 5 किसकी होती है? जल्दी बताओ, क्विकली, जल्दी बोलिए जल्दी। ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है? ये दोनों बता दो। 3.5 से लेके 5 और 5 से लेके 7.5 किसके लिए होती है? कोर्स एरिया के लिए होगी। चलो बता देना, आप छोड़ो। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, अब आ गए हैं हम, देखो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन काफी खत्म हो चुके हैं, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आरसीसी के करेंगे। नाउ वी वर्क ऑन आरसीसी क्वेश्चन। चलो, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील एंड कॉन्क्रीट आर सेम, स्टील इज लोअर देन द दैट ऑफ फॉर कॉन्क्रीट, स्टील इज हायर देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ जल्दी, क्विकली। तो ध्यान रखिए इस बात को, यदि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूंगा तो स्टील का हम क्या लेते हैं? 1.15 लेते हैं, कॉन्क्रीट का हम 1.5 लेते हैं। यदि आप WSM की जगह LSM पे काम कर रहे हैं तो क्यों लेते हैं कम? क्योंकि आपको पता होता है कि यदि मैं क्रैकिंग की बात करूंगा तो कॉन्क्रीट के अंदर क्या होता है, कॉन्क्रीट के अंदर ब्रिटल टाइप का फेलियर होगा, तो बता के नहीं होगा ना फेलियर, तो आपको ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम करना पड़ेगा। और स्टील क्या होता है, स्टील के अंदर यील्डिंग होती है, तो ये बताएगा पहले कि फेल होने वाला हूं, तो वहां पे क्या है, इस पे कंट्रोल अच्छा है, स्टील पे कंट्रोल अच्छा होता है, कॉन्क्रीट पे कंट्रोल अच्छा नहीं होगा। तो जो आंसर रहेगा, स्टील इज लोअर देन दैट फॉर द कॉन्क्रीट, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। WSM पे भी काम करेंगे तो WSM की भी आप देख लो कि भाई WSM पे क्या होगा कि बैंडिंग पे और आपके डायरेक्ट टेंशन पे वैल्यू ज्यादा होती है किसकी? कॉन्क्रीट की, और ये स्टील की वैल्यू आपकी 1.8 होती है, तो वहां भी ये किस्सा होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी करो क्विकली। बोला गया आपसे कि इनमें से आप फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखो, बताओ आंसर क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन द यील्ड स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस। बताइए, आपको पता है कि जो आपका स्टील रहेगा उसके अंदर यील्डिंग होगी, मतलब दिस इज डक्टाइल टाइप ऑफ फेलियर, तो उसके अंदर यील्डिंग रहेगा। यील्डिंग क्या होता है कि जहां पे आपके पास स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेस बहुत कम हो, तो यदि आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है मटेरियल की, इसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है और स्ट्रेस कमी लग रही है उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यील्डिंग कंडीशंस। तो स्टील में क्या होता है, स्टील में हम जो फैक्टर सेफ्टी लगाते हैं वो यील्डिंग पे लगाते हैं, ये बात सही है, और ये बात गलत है। फैक्टर सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन यील्डिंग, ये बात गलत है, क्योंकि कंक्रीट आपके पास ब्रिटल टाइप का फेलियर है, तो वहां पे हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे ही क्या लगाएंगे? फैक्टर सेफ्टी पे काम करेंगे। एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए बताइए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, द फॉर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम,
यदि मैं आपके पास रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन की बात करूं तो शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या होगी, तो ये बोल रहा है पूरा पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक अबंडंट एक्सिस। तो शियर स्ट्रेस डायग्राम मेरे पास क्या रहेगा, यदि मेरे पास ये सेक्शन है और यहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो इसका जो कर्व बनता है वो बनता है ऐसा, दैट इज दैट एंड यहां तक। मतलब क्या होगा, ये आपका पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक, और ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा जहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वहां तक, जहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो क्या होगा, पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टिल रेनफोर्समेंट। जहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वहीं तक लेते हैं, नीचे तक नहीं लेते हैं, जहां तक आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वहां तक ही लेते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करिए। 33 बताइए आंसर क्या होगा इसका। द डायगोनल टेंशन इन अ बीम इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। डायगोनल टेंशन क्या होता है बताइए। डायगोनल टेंशन देखो क्या होता है, यदि मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यहां पे सपोर्ट पे कन्फाइनमेंट प्रोवाइड हुआ है, तो यहां पे जो आपके डायगोनल टेंशन होते हैं वो तब होते हैं जब शियर फोर्स आपका ज्यादा हो और बेंडिंग मोमेंट आपका कम हो। तो जो क्रैक बनेंगे वो यहां से नहीं बनेंगे क्योंकि यहां पे तो कन्फाइनमेंट हो गया, तो शियर में क्रैक बनने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। तो क्रैक जो बन सकते हैं वो यहां से बन सकते हैं। तो क्या होते हैं, ये जो क्रैक बनते हैं ये क्रैक आपके न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ज्यादा होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपके कम होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्रैक आपके कम होते जाएंगे क्योंकि ऊपर कन्फाइनमेंट जाता है, यहां पे कन्फाइनमेंट कम है तो क्रैक बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डिक्रीज, तो क्या लिखूंगा, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्रैक जो बनने, शियर में जो क्रैक बनेंगे वो यहां से बनना स्टार्ट होंगे, ना कि यहां से बनेंगे, ऊपर से नीचे नहीं बनेंगे, नीचे से ऊपर बनेंगे। अच्छा चलो मैं देखता हूं अमित गुप्ता जी एक बार, वैसे जो मैंने बताया आंसर वही रहेगा पर मैं एक बार देख लूंगा इसको, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट पे। इफ अ बीम फेल इन बॉन्ड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। नहीं यार, ऑफलाइन पढ़ाते थे पहले पर अब नहीं पढ़ाते हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम का कंस्टेंट है यार। कोई बात नहीं, ऐसे सही यार, अभी फिर कहाँ कहाँ जाते रहेंगे ऑफलाइन में। पर ऑफलाइन में फील आती है, मतलब बच्चों से तुम मिल सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कमेंट है आपका सहारा, कमेंट ही स्टूडेंट है, बस ये दिक्कत। नहीं तो ऑफलाइन में मजा आता है यार, बच्चे सामने बैठे हैं। अब यहाँ सिर्फ क्या है, मैं कमरे के अंदर अकेला खड़ा हूँ, कैमरा सामने है, ऐसे बात करते रहो, बस कैमरे में देखते रहो अपने आप को। चलो बताइए। इफ अ बीम फेल इन बॉन्ड देन इट बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। देखो क्या है, यदि आपके बीम बॉन्ड में फेल हो रही है तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपके पैरामीटर पे, कि जो पैरामीटर आपने प्रोवाइड किया उस पर डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ। अब यदि आपने छोटे बार, थिनर बार को प्रोवाइड किया और लार्ज नंबर में प्रोवाइड कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। पर एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, बट एक बात ध्यान रखेंगे कि भैया जब आपने नंबर ऑफ बार को बढ़ा दिया है और आपने एक बार को पहले प्रोवाइड किया था, इन दोनों का टोटल एरिया ऑफ स्टील सेम रहने वाला है, लेकिन सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा इफ बीम इज फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली यूजिंग द थिनर बार बट स्मॉल इन नंबर्स, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट श्रवण राजा, ओ शिट शिट शिट, भैया मेरी याद नहीं रहा है, बाग वाला इंटरव्यू कीजिए हेल्प। हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ एक बार, कि बाग में हुआ है कुछ बच्चों का बीआरसी में, तो उनका इंटरव्यू है, मैं भूल गया था, चलो करवाता हूं फिर। इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट एज पर द आईएस 456 1978 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग अ शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ वी, टाउ सी, टाउ वी माइनस के टाउ सी, टाउ वी प्लस के टाउ सी। अब देखो क्या होता है,
तो देखो ध्यान से देखो यहां पे कि देखो यदि मेरे पास टाउ वी की वैल्यू लेस देन टाउ सी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम आपके फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट पे काम करेंगे। लेकिन यदि आपका नॉमिनल शियर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी ज्यादा है, तो हम जो डिजाइन करते हैं, ये जो टाउ सी है ना, ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ है जो झेलेगी आपकी कंक्रीट पे। तो हम जो डिजाइन करते हैं वो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस को हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि यही आपका एक्स्ट्रा है। मतलब क्या है, कंक्रीट पे टाउ सी तक झेल लेगा, वो जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस आ रही है उसको टाउ से झेल लेगा, उससे ज्यादा जो शियर स्ट्रेस आ रही है उसके लिए हम डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है टाउ सी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आंसर क्या है उसका, नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट। तो ये 2000 कर लो इसको, 2000 में बात सेम लिखी हुई है, टाउ में टाउ सी के लिए डिजाइन करते हैं, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, आप वर्टिकल स्टीयर पे काम कर रहे हैं, आप इंक्लाइंड पे काम कर रहे हैं, और यदि आप बेंट अप बार पे बात काम कर रहे हैं टू कंट्रोल द शियर, जो शियर का रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं क्रैक के लिए करते हैं या शियर में फेल ना हो उसके लिए करते हैं, लेकिन बेंट अप बार सिर्फ जितना शेयर आपका आ रहा है उसका 50% ही झेल पाता है। 50% के लिए आपको या तो वर्टिकल स्टीयर या इंक्लाइन स्टीयर पे काम करना पड़ेगा, ये बात भी आप ध्यान रखें। दूसरा, जैसे आपका टाउ सी है ऐसा आपका टाउ सी मैक्स होता है, किसी भी केस में टाउ सी मैक्स की वैल्यू टाउ वी से कम नहीं होना चाहिए। यदि ये हुआ तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो टाउ सी है वो क्या होता है, वो टाउ सी मैक्स आपके किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा। और कभी भी टाउ सी मैक्स की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए टाउ वी टाउ सी से, हमेशा ज्यादा पे ही काम करेगा। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, बोलोगे आपसे इफ अ डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज मोर देन दैट डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये पूछ रहा है कि यदि XU इज लेस देन एक्सियल लिमिटिंग, XU इज इक्वल्स टू एक्सियल लिमिटिंग एंड XU इज ग्रेटर देन एक्सियल लिमिटिंग, तो क्या है मेरे पास, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ये बैलेंस सेक्शन, ये आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि देखो न्यूट्रल एक्सिस वहीं पे शिफ्ट होती है जहां पे रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है। यदि रेनफोर्समेंट नीचे ज्यादा होगा तो वहीं पे शिफ्ट हो जाएगी, रेनफोर्समेंट कम होगा तो ऊपर रहेगी, दोनों बराबर रहेगी तो वहीं पे आपका सेम रहेगा, बैलेंस सेक्शन में काम कर लेंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात करेंगे क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल आपकी बढ़ रही है, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यदि आपका ओवर रेनफोर्समेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये कौन सा कंप्रेशन फेलियर है, प्राइमरी सेकेंडरी, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। इसको ही हम आपका प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कंक्रीट पहले फेल होगा, कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि यहां पे कंक्रीट पहले फेल होगा। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे आपका स्टील पहले इल्ड करेगा, स्टील पहले आपका यहां पे इल्ड करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। The depth of null axis for a singly reinforced rectangular section is represented by K into D in a working state design, then value of K for a balanced section. बताइए आंसर क्या होगा इसका, बोलिए। एक बात बोलूं, बट आप डिसलाइक मत मारना, ठीक है, मतलब मारना मत, आप डिसलाइक मार भी सकते हो, आज एक भी डिसलाइक नहीं आया क्लास के अंदर, पर अभी मार देंगे क्या, छोड़ो, इतने खुश मत हो सर, एक डिसलाइक अभी लो अभी देते हैं आपको फीडबैक। चलो, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की मैं बात करता हूं, देखो क्या होता है, यदि मैं आपके XU बाय D की बात करता हूं, दैट इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, MC डिवाइड बाय MC प्लस KT। यहां पे जो M है वो आपका मॉड्यूलर रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलर रेशियो। और यहां पे जो C है वो क्या है मेरे पास, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे क्या होगा, जो मेरा आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है उस पे आपकी जो स्ट्रेस रहने वाली है कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर पे, वो C है। ठीक है, बेंडिंग कंप्रेशन इसको बोलते हैं सिग्मा CBC, और ये आपका सिग्मा ST है क्या, T की वैल्यू जो टेंशन में आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, हमको पता थी, हम बोल क्यों गए। अब देखो M की मैं बात करता हूं, जो मेरा M है वो आपका होता है 280
बाय 3 सिग्मा सीबीसी। तो यदि आप इसको प्रोवाइड यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिग्मा सीबीसी और ये भी सिग्मा सीबीसी है, तो ये तो कट जाने हैं दोनों। तो यहाँ पे जो बचेगा ये आपका बचेगा 93.33 प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ आपका इस पे डिपेंड करेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। तो यदि आपका ये इस पे डिपेंड करेगा तो डेप्थ ऑफ एनालिसिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, देन वैल्यू ऑफ के इज बैलेंस सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन सिग्मा एसटी पे डिपेंड करेगा। ओके, आपके पास सी की वैल्यू यहां पे आ गई है जो मोलर रेशियो पे डिपेंड करेगी, दैट इज मोलर रेशियो वैल्यू। ले लो मुझे, क्या बोलूं मैम आपको। चलो नेक्स्ट करिए। चलो बोल गया आपसे, इफ अ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील टेंशन इज 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, द डेप्थ ऑफ एनालिसिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी। ये पूछ रहा है कि यदि मेरे पास सिग्मा एसटी की वैल्यू 140 है, 140 है न्यूटन पर एम स्क्वायर, देन जो डेप्थ होगी जो मेरी एक्सयू बाय डी है, ठीक है, एक्सयू बाय डी, तो क्या होगा मेरे पास 93.33, दैट इज 93.33 प्लस सिग्मा एसटी। तो बस पुट कर दो उसके अंदर वैल्यू, और ये क्या मेरे पास, ये आपका 140 है, दैट इज 140। तो यहां से एक्सयू वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, एक्सयू की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है। कोई बात नहीं, जो डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए भी एक शेर याद आ रहा है मेरे, सुना दो क्या, फिर ये और डिसलाइक मारेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वैसे आप लाइक मारो डिसलाइक मारो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपसे कि यदि हम तुम्हारी जगह होते तो हमारी भी जलती, बस। तो आंसर क्या है इसका, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा भाई साहब, ये तो खतरा है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ये आपके ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप सब पूछ रहे होंगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ठीक है, क्या होगा कि यदि मैं डिसलाइक की बात करूंगा, यदि मैं आपके डिसलाइक की बात करता हूं तो डिसलाइक अभी आपके पास कम होना स्टार्ट हो गए हैं, मुझे पढ़ाने दो भाई। चलो छोड़ो, देखो मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे आपका जो टेंशन है तो 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर का जो टेंशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 140 कब आई होगी, जब आपने WSM पे काम किया होगा। क्योंकि यदि आप LSM पे काम करेंगे तो 140 तो आएगा ही नहीं परमिसिबल स्ट्रेस कभी भी आपका क्या होगा, कभी भी आपके पास परमिसिबल वैल्यू 140 आती ही नहीं है LSM में। तो ये आपको समझ जाना है कि वी आर वर्किंग ऑन WSM, और WSM के लिए फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आपने 280/3 सिग्मा सीबी 280/3 करो तो ये 93.33 नहीं आएगा, बस। चलो बात समझ आएगी सभी को। चलो नेक्स्ट करिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील एज पर द IS 456/2000। चलो क्वेश्चन कर लो जल्दी भाई, ठीक है, क्वेश्चन कर लो यार, बोलिए आंसर बोलिए। Modulus of plasticity of the steel as per the IS code 456/2000 shall be taken as 40, 200 kN per mm square. चलिए बताइए आंसर क्या है इसका, तो दैट आंसर इज 200 kN per mm square, या इसको आप बोल सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm square आप बोल सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू आपकी सी हो जाएगी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी कर लो, बातों में लगा दिया मुझे, 8 बज गए, 10 क्वेश्चन पीछे हूं मैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एज पर द IS कोड 456/2000, बताओ 2000 के हिसाब से बताओ। यदि मैं आपको पूछूं कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में कितना यूज करूंगा एज पर द IS कोड 456/2000, बोलिए। तो ध्यान रखें इस बात को, यदि मैं आपके पास रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं, RCC की बात करो तो M20 मिनिमम ग्रेड को हम यूज करते हैं, लेकिन यदि आप PCC की बात कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड आपका माइल्ड स्टील कंडीशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आपके पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप की एक्सपोजर कंडीशंस रहेंगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन। यहाँ पे आप सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं तो सीमेंट कंटेंट आप ध्यान रखेंगे प्लेन कॉन्क्रीट के केस में कितना होता है ये आप याद कर सकते हैं, और यहाँ पे रेनफोर्स कॉन्क्रीट केस में आपके पास कितना कितना रहने वाला है ये भी आप 300
320, 340, 360 ये आप ध्यान रखेंगे। इन दो केस में देखो ये दोनों सेम है, तो आपका कंक्रीट का जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो भी सेम है। ठीक है, ये आपका 320 है, ये 340, ये आपका 360। इसमें क्या है, 20 का अंतर है, ये आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहां पे बताया नहीं गया है मैल्ग्रेशन केस में, लेकिन यहां पे बताया गया है कि दैट वैल्यू इज M20 इन द केस ऑफ RCC सेक्शन। ओके, तो आंसर्स का ध्यान रखें। चलो, फॉर ए concrete of a heavily reinforced section without vibration, workability of concrete expressed as a compacting factor should be। बोलिए, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो देखो ध्यान रखें इस बात को, यदि मैं हैवली रेनफोर्स सेक्शन की बात करता हूं तो हैवली रेनफोर्स सेक्शन के केस में आपको मीडियम वर्कैबिलिटी पे काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, मीडियम वर्कैबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो यदि मैं बात करूं कि 0.85 से 0.92 मेरे पास क्या होता है, मीडियम वर्कैबिलिटी होती है, और 0.92 से जो बड़ी वर्कैबिलिटी होती है वो क्या होती है मेरे पास, हाई वर्कैबिलिटी होती है, हाई वर्कैबिलिटी। तो हैवली रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम आपकी मीडियम वर्कैबिलिटी पे काम करेंगे। वी वर्क ऑन द मीडियम वर्कैबिलिटी। तो डी आंसर नहीं होगा, बुक के अंदर आपको डी आंसर दिया हुआ है, बट डी इज नॉट करेक्ट। आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आपका सी रहेगा, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है कि आपको देखना पड़ेगा ना। आप रट के बैठे हैं डी आंसर होगा, डी नहीं है आंसर। मीडियम वर्कैबिलिटी पे काम किया जाता है, एंड मीडियम वर्कैबिलिटी इज 0.85 से 0.92। मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि आप सब जज हैं भाई। देख लो जरा यहां पे हैवली रेनफोर्स सेक्शन के केस में ये आपके पास क्या है, हैवली रेनफोर्स सेक्शन सिलेक्शन इन स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम या किसी भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, मीडियम वर्कैबिलिटी का काम किया जाएगा। और जो आपके पास क्या होगा, जो आपका मीडियम वर्कैबिलिटी रहेगी वो आपकी 50 से लेकर 100 के बीच में रहेगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट करिए, इसको M20 कर लो क्योंकि हम उसको यूज नहीं करेंगे। M20 बता दो, M20 केस में कितना होगा, बता दो। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड फॉर द 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M20 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट। मेरे पास क्या है, हाँ चलो बढ़िया है, बताइए आंसर क्या है इसका। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड फॉर द 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 28 लीटर, 32 लीटर, 30 लीटर, 34 लीटर। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। यदि मैं आपके पास M20 की बात करूं तो आप देख लीजिए जरा यहां पे, मैं आपको दिखाई देता हूं। देखो जरा यहां पे दिया हुआ है कि आपको सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है, वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको दिया हुआ है। क्या वाटर सीमेंट रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, यदि मेरे पास M20 है तो 0.55 रहेगा, 0.55 और 5 मेरे पास ये है, तो क्या ये मेरे पास 30.5 नहीं हो जाएगा, दैट इज 30.5। तो 30 के करीब आएगा, 30 करीब आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा मेरे पास सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 30 लीटर या 32 लीटर पे आप काम कर सकते हैं, तो दी यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43 करिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ मैं कल वही कराऊंगा। ठीक है, कल मैं वही कराऊंगा, बैठ के एक बार करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास भेजा तो है बच्चे ने एक ने, तो जो भी डाउट्स होंगे वो करा दूंगा मैं DSL का पेपर में। ठीक, in case of hand mixing of the concrete, the extra cement to be added 5%, 10%, 15%, 20%। ठीक है, क्लास टाइमिंग ये रहेगी आपकी, अब 7 बजे से क्लास रखेंगे, कुछ दिन 7 बजे से रख लो, अब वैसे ही रात हो जाती है, अंधेरा कायम हो जाता है, तो 7 बजे से क्लास रख लो अभी। इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग द कॉन्क्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड, तो यदि आपके पास क्या कर रहे हैं, हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सीमेंट ऐड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐड हमें ज्यादा, तो 10% का सीमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, कोई बताएगा क्यों हम यूज करते हैं ऐसा। हाँ ठीक है, जल्दी करा देंगे। तो इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड, 10% हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं जल्दी बता दो। चलो, फॉर वॉल कॉलम एंड द वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्मवर्क कैन बी जनरली रिमूव्ड बाय। यदि मेरे पास वॉल है, कॉलम है, वर्टिकल फेस है, ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर है, तो यदि मुझे उनके अंदर से शटरिंग को हटाना है, फॉर्मवर्क को हटाना है, तो मैं कितने दिनों में हटाऊंगा, ये आपसे पूछा गया है।
इसलिए करेंगे वेस्ट के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। बता नहीं रहे हो आप आंसर, चुप चुप बैठ रहे हो। हम क्या कर सकते हैं अब? देखो जब हम आपके पास हैंड मिक्सिंग करते हैं तो बहुत सारा सीमेंट आपका गिर जाएगा इधर उधर, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करना पड़ेगा और फिर मिक्सिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। मिक्सिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यदि मैं बात करूंगा आपके पास स्ट्रक्चर मेंबर की, फॉर्मवर्क की, तो 20 to 48 आवर्स में हम इसको हटा देते हैं। ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे बताओ कि यदि मेरे पास स्लैब है, स्लैब है मेरे केस में, ठीक है, तो उसके लिए कितना होता है? स्लैब केस में बताओ कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू इन द स्लैब केस? बोल दो। ठीक है, उस स्लैब की जो स्पैन है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 4.5 मीटर है और 4.5 से ज्यादा है, तो क्या होगी? आपके पास 7 डेज होती है और ये आपकी 14 डेज होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 7 डेज कब होती है, 14 डेज कब होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलो। The individual variation between the test strength of sample should not be more than 5% of the average, 10% of average, 15% of average, 20% of average. ओके, तो ध्यान रखिए इस बात को। यदि मैं इंडिविजुअल वेरिएशन की बात करूं टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल पे, तो ये बोला जाता है कि जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो आपके पास जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी उसका 15% से ज्यादा आपके पास एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका आईएएस कोड का रिकमेंडेशन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको 2013 का अमेंडमेंट पढ़ाया था तो वहां पे हम आपको बता चुका है कि आपका एफसी के मैथ्स के 3 हो चुका है। ठीक है, आपके पास M15 या फिर M15 से बड़े ग्रेड के लिए सबके लिए वैल्यू आपकी इतनी ही रह चुकी है, तो आप इनको एक बार चेक कर लेना कि मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी इतनी ही रहेगी। चलो, one of the critical criteria for effective width of the flange of T-beam in the above formula, L naught signifies effective span of zero member limit is distance between the point। ये पूछ रहा है कि जो L naught हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये L naught मेरे पास क्या होता है? तो ये मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास ये जो L naught की वैल्यू है, ये L naught की वैल्यू मेरे पास वहां होती है जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। दैट मींस ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट है। कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट कौन से होते हैं? जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। एक होता है मेरे पास इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम इनको बोलते हैं। वहां होता है जहां पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो होता है। जहां पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो का, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट जल्दी करो। बोला गया आपसे फॉर ए कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड द मैक्सिमम स्पैन टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज 3.5 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर। बोलिए, बताओ आंसर क्या है इसका? तो यदि मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं तो स्पैन बाय डी का रेशियो मेरे पास क्या होता है? स्पैन बाय डी का रेशियो मेरे पास होता है 7 फॉर कैंटिलीवर, 24 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और 26 फॉर कंटिन्यूअस बीम के केस में इतना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्पैन मेरे पास क्या दी हुई है? स्पैन मेरे पास दी हुई है 0.5 मीटर, 0.5 डिवाइड बाय डी इंटू 7। ये दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्पैन टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, अच्छा ये वर्टिकल डेप्थ दी हुई है, सॉरी। तो स्पैन की बात की गई है, ये आपका 0.5 दिया हुआ है, ये आपका 7 दिया हुआ है, तो 3.5 मीटर मेरे पास क्या होगा? स्पैन होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो कंडीशंस हैं ये तभी तक सही रहेंगी जब तक आपके पास जो स्पैन रहेगी वो आपकी 10 मीटर तक रहेगी। स्पैन आपकी 10 मीटर तक रहेगी तभी हम इस पे काम कर सकते हैं, नहीं तो हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या है इसका? 3.5 एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 15 मीटर, अब आ गया क्वेश्चन। द मैक्सिमम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। अब देखो क्या है, मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो स्पैन बाय डी का रेशियो होता है वो आपके पास क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 20। पर ये तब होता है जब आपकी जो डेप्थ होती है, जो स्पैन होती है वो 10 मीटर होती है। अब यदि आपके पास स्पैन ज्यादा है तो क्या करेंगे? इसको 10 बाय स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आएगा तो क्या होगा? 200 बाय स्पैन हो गया, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या हो गया? स्पैन बाय डी हो गया। अब क्या करिए? स्पैन का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे और डी निकाल दीजिए। ये कितना हो गया? 15 हो गया यहाँ पे। दैट इज 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू डी। तो ये आपका 225 बाय 200 हो गया। तो मतलब क्या हो गया? वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ रही है क्या? दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी आएगी। एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बी किसका आ रहा है? ये बी उनका आ रहा है जिन्होंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया
स्पैन बाय डी इक्वल्स टू 20, भाड़ में जाओ जनता, अपना काम बनता। देखो मेरे हाथ में होना यूपीटी प्लस जे का एग्जाम, तो मैं पेपर भी करवा दूं और तुम सबको सेलेक्ट करवा दूं। अब बाबा क्या चाहते हैं वो तो वही जाने, है ना। बोले हैं, आयोग बोला है कि पेपर तो होना ही है। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। और अब बताओ, अब ये बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बोला गया आपसे फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ टू स्लैब टू सेटिस्फाई। देखो क्या होता, यदि मेरे पास स्लैब आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम पे सस्पेंड है तो उस केस में स्पैन बाय डी का रेशियो अलग होता है। यदि आपकी जो स्लैब है वो आपकी कंटिन्यूअस स्लैब पे बेस्ड है तो वहां पे स्पैन बाय डी का रेशियो अलग होता है। तो जो आप पढ़े थे वो बीम के केस में पढ़े थे, अभी हम जो यहां पे पढ़ाएंगे वो आप स्लैब केस में पढ़ेंगे। तो दैट वैल्यू इज 35 एंड दैट वैल्यू इज 40। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। बात समझ में आई सभी को। अब यहां पे देखो कंटिन्यूअस स्लैब की बात की है, मतलब क्या है कि जो स्लैब है वो आपकी कंटिन्यूअस बीम पे सस्पेंड है, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान देखो कि स्पैन बाय डी का रेशियो मैं क्या लूंगा, 40 लूंगा। अब देखो क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट आपका होता है वो आपके शॉर्टर स्पैन पे ज्यादा होता है। ये डिजाइन जब हम करते हैं हम आपके शॉर्टर स्पैन के लिए डिजाइन करते हैं, तो 3 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे तो 3000 तो मेरे पास ये हो गया डिवाइड बाय 40 हो गया। तो क्या मैं यहां से डी निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से डी निकाल सकता हूं? तो 4 7 और 5 75 mm आंसर आ गया यहां पे। तो दैट वैल्यू इज 75 mm। ठीक है, तो बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अकॉर्डिंग टू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान आपको खुश रखे, आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आप कामयाब हो, हम बस यही चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 की मैं बात करता हूं, 2000 the flexural strength of concrete is directly proportional to the compressive strength, inversely proportional to the compressive strength, directly proportional to the square root of the compressive strength। तो आपको पता ही है flexural strength मेरे पास क्या होती है, FCR होती है ना, इक्वल्स टू 0.7 रूट FC के। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा मेरे पास directly proportional to the square root of compressive strength and C is correct answer for this question। C तो सही आंसर है इसका। आ रही बात समझ सभी को? थक गएगा तुम सब, ये करो। कुछ क्वेश्चन कॉलम में कर लेते हैं, कॉलम के अभी ना छोड़ने का, मैं तुम्हें सोच रहा हूं छोड़ दूंगा। चलो बताइए आंसर क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द कॉलम ऑफ स्टर्ट इन ए मेंबर whose इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। तो मेरे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं बात करता हूं कि इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू है, या ऐसा बोल सकता हूं कि L इफेक्टिव बाय डी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, या ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मेरे पास ये जो लेंथ है और ये इसको हम बोलते हैं लीस्ट लेटर डायमेंशन, तो यदि आपके पास L की वैल्यू आपके 3 टाइम्स है लीस्ट लेटर डायमेंशन का, तो हम उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम और स्ट्रेट मेंबर, इसको हम कंप्रेशन मेंबर भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेट में पास क्या होता है, इज अ कंप्रेशन मेंबर 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन में काम करते हैं, उसी को हम कॉलम बोलते हैं। एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अकॉर्डिंग टू IS 456 स्लैंडरनेस रेशियो की मैं बात करते हैं, तो मैं वही बात कर रहा था आपसे कि L इफेक्टिव की जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये बाबा मैं L इफेक्टिव की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके स्लैंडरनेस रेशियो में काम आएगा, ये आपके स्लैंडरनेस रेशियो निकालने के काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि L इफेक्टिव डिपेंड करती है आपके, ये आपके डिपेंड करती है सपोर्ट कंडीशन पे। यदि आपके दोनों सपोर्ट हिंज है तो L इफेक्टिव आपके L के बराबर हो जाती है। यदि ये दोनों आपके पास फिक्स हैं तो ये आपकी L/√2 के बराबर हो जाती है। एक फिक्स है और एक आपका हिंज है तो ये आपके L/√2 के बराबर हो जाती है। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास यहाँ पे फिक्स है और एक आपके पास यहाँ पे फ्री है, तो ये आपका 2L के बराबर हो जाती है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो L इफेक्टिव है ना, जो आपकी L इफेक्टिव है वो कभी भी आपकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये ओनली डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑन द सपोर्ट कंडीशन। ये कभी भी आपकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ छोटी है बड़ी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, जो सपोर्ट कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकते हैं।
यदि आपके पास क्या होगा, यदि आपके पास लेस देन 12 रहेगी तो उसको हम शॉर्ट कॉलम ट्रीट करते हैं, दैट इज ट्रीटिंग शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट करिए, लैप लेंथ कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। अच्छा मैराथन भी चलाएंगे, आने दो टाइम, मैराथन भी चला देंगे भाई। तुम क्या लिया, तुमने क्या सोचा है? चलो बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। द लैप लेंथ क्या होती है मेरे पास, देखो क्या होगा, यदि मैंने कंप्रेशन मेंबर में एक वायर ये यूज किया, स्टील वायर यूज किया, ये खत्म हो गया यहीं पे, तो क्या करेंगे, यहां पे हम इस पे लैप लगाते हैं, इससे क्या हो कि हम आपके लोड को यहां पे ट्रांसफर कर सकें। अब क्या होगी, यदि ये कंप्रेशन में रहेगा, इफ इन द कंप्रेशन, तो ये वैल्यू क्या होती है, यह वैल्यू आपकी डेवलपमेंट लेंथ, और 24 इंटू 5, 5 मेरे पास क्या है, डाया है मेन मेंबर का, उसमें से जो वैल्यू आपकी ग्रेटर रहेगी उस पर हम काम कर लेंगे, उस पर हम काम कर लेंगे। देन आंसर इज सी, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बात समझे सभी को। अब मान लो कल को आपसे बोल ले कि आप फ्लेक्सुअल टेंशन की बात कर ले, ठीक है, कल को आपको टेंशन की बात कर ले, और टेंशन में भी क्या, फ्लेक्सुअल टेंशन की बात कर ले, फ्लेक्सुअल टेंशन की बात कर ले, या फिर आपसे डायरेक्ट टेंशन की बात कर ले, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास होता है यहां पे एलडी और 35, और ये आपका होता है 2LD और 35 के बराबर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ 2 टाइम्स इंटू 35 पे डिपेंड करता है, इनको आपको ध्यान रखना है। बात समझ सभी को। चलो नेक्स्ट करिए, द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार नॉट लेस देन। यदि आपके पास क्या है, यदि आप मिनिमम कवर की बात कर रहे हैं स्लैब में, ये आपकी वैल्यू नाइदर बी शुड बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार और नॉट लेस देन 10 mm, 15 mm, 25 mm, 13 mm। बोलिए। तो आपको पता है कि यदि मैं स्लैब के केस में बात करूंगा, बीम के केस में बात करूंगा, ठीक है, और मैं आपके कॉलम के केस में बात करूंगा, तो फुटिंग केस में काम करूंगा, तो यहाँ पे आपको कवर की प्रोवाइड की बात करी जाती है, तो ये 15 mm का कवर आप मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, 25 mm यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 40 mm यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और 75 mm आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, यदि मैं IS456 की बात हिसाब से बात करूंगा, तो मिनिमम आपका डायमीटर ऑफ बार और 15 mm से कम नहीं होना चाहिए इन द केस ऑफ स्लैब। बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया आपसे, फॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्स बार इन ए कॉलम द मिनिमम कवर शैल नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार और नो लेस देन। कॉलम की बात कर दी है यहां पे। अब ये किसने गलत किया ना, यहां पे हम उनको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, 50, 75 और 50 दोनों यूज करते हैं, बताऊंगा वो भी मैं कहां यूज करते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ वाले भैया बताएंगे वो भी फुटिंग केस में 50 कहां यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए बस आप बात को। तो दैट इज आंसर इज डी, एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट पे, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्स बार एंड द स्लैब थिकनेस। जो डायमीटर ऑफ बार आपकी आप बात करते हैं और जो आप स्लैब थिकनेस की बात करते हैं वो क्या रहेगा, तो जो स्लैब की थिकनेस रहेगी वो डायमीटर ऑफ बार डिवाइड बाय 4 पे या डिवाइड बाय 8 पे काम करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को, दिस वैल्यू इज एज पर द IS कोड रिकमेंडेशन, जितना डाया है उसका आप 8 करें तो थिकनेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्लैब। नेक्स्ट करिए, द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ये कॉलम ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछाते हैं IS कोड के, ठीक है, यहीं से पूछे जा रहे हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये IS कोड के रिकमेंडेशन है बेटा, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। बताओ आंसर क्या है इसका। तो अकॉर्डिंग टू, यदि मैं बात करूंगा मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आपके पास क्या रहेगा, दैट इक्वल्स टू 6% ऑफ BD जो आप ले रहे हैं, टोटल डाया की आप बात कर रहे हैं, और मिनिमम की बात करेंगे तो आपका रहेगा 0.8% ऑफ B इंटू डी, तो 6% आंसर रहेगा, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम आपके पास 12 mm का डाया यूज करेंगे, 12 mm का आप डाया यूज कर सकते हैं, स्पेसिंग आपका 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 300 mm, ओके। और चौथा, यदि आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर
तो आप मिनिमम 4 बार यूज करेंगे, और यदि आपके पास कल को सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा तो आप 6 बार यूज करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखना है आप सभी को। हाँ, लैब में 4% रहेगा। देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। जो बच्चे 4% की बात करते हैं ना, 4% की बात कर रहे हैं। यदि आपने लैपिंग की हुई है, बंडल्स किया हुआ है बार का, तो वहां पे 4% ही यूज करते हैं। लेकिन 6% ऑफ बीडी आपका मैक्सिमम है। हम कभी भी मैक्सिमम के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिजाइन करते हैं। वो आपका 4% ऑफ बीडी होता है, जो हम आपके फील्ड में देते हैं एक्चुअली। बट यदि हम आपके आईएएस कोड के रिकमेंडेशन पे काम करेंगे और आपको कुछ नहीं बोला गया है, तो मिनिमम आपका 0.8%, मैक्सिमम आपका 6%, और लैब में 4% यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट करिए, द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब एंड हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। यदि आपने HYSD बार यूज करी, तो उसमें रेनफोर्समेंट की, जो मिनिमम रेनफोर्समेंट की हम बात करते हैं, वो कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लेस देन, क्या होगा, ये मिनिमम की बात कर रहा है तो कितना होगा, ये आपका 0.12% ऑफ B इंटू डी के बराबर होता है। यदि आपका माइल्ड स्टील रहेगा तो उस वाले केस में ये आपका 0.15% ऑफ BD होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबा वोट चाहते हैं, बाबा 2022 का चुनाव जीतना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं बाबा? SSC जे का न्यू बैच अभी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो जब भी स्टार्ट होगा आप देख लेना उसको एक बार। ओके, चलिए। दिस इक्वल्स टू 0.12% ऑफ बीडी पे काम करेंगे। बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं, ये तो सब गुप्ता के क्वेश्चन है यार, मैं कुछ आसान हार्ड नहीं लाया हूं। मैंने कुछ करा ही नहीं है आज, सीधा क्वेश्चन उठाए आपको दे दिए हैं। बस यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में यार, और ये आपकी थोड़े जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बूस्टअप हो जाएंगे कि हाँ हम सब पढ़े हैं ये। नहीं, लैपटॉप पे नहीं चलेगा वो सौरभ सिंह जी, लैपटॉप पे नहीं चल पाएगा वो आपको ऐप से ही पढ़ना पड़ेगा मेरे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो बी इंटू डी की बात कर रहे हैं आप, कौन है? दिल जले। तो दिल जले, ध्यान सुनना मेरी बात, इस बात को, कि जब हम आपके मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं ना, कि आप बीम में कितना यूज करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, AST बाई BD इज इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। तो यहां पे B इंटू डी यूज करते हैं, यहां पे हम कैपिटल D यूज नहीं करेंगे। दिल जले। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कॉलम इज 0.8%, बिल्कुल सही बात। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड इन द स्पेसिंग आपका 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम आप 12 का डाया यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4। अरे ये तो गलती नहीं, गलता है, 6 बार यूज करते हैं, ये 4 कह रहा है, तो डी इज इनकरेक्ट। डी आपका इनकरेक्ट है, तो 6 बार यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट करिए। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये बता दीजिए। चलो, with the following statement is incorrect. Higher VB time show a lower workability, higher slump show a higher workability, higher compacting factor show higher workability, none of the above। बोलिए। तो higher VB time show a lower workability, बताइए आंसर क्या हुआ इसका? बोलो भैया, डी को लॉक करो सर 60 में। तो देखो, यदि आपके पास देखो, जैसे जैसे आपके पास स्लम्प की वैल्यू बढ़ती है या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी वर्कैबिलिटी बढ़ती है। तो बी और सी तो दोनों सही हैं। और हायर वीबी का टाइम मतलब ये होगा कि वर्कैबिलिटी कम है। यदि आपका 0 रहेगा तो हाई वर्कैबिलिटी रहेगी, यदि आपकी 20 सेकंड रहेगा तो आपकी लो वर्कैबिलिटी रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। आपके सारे सारे स्टेटमेंट सही है। इसमें सिर्फ उल्टा होता है, इसमें सब आपका ऐसा होता है, ठीक है? कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ेगी, 0.92 से बड़ी होगी तो हायर वर्कैबिलिटी तो रहेगी भैया। काहे तुम इतने परेशान घूम रहे हो? ठीक, चलने के आगे, चलो। पच्चीस mm यूज करते हैं अंकित दुबे, 25 mm यूज करेंगे यदि आप बीम में क्लियर कवर की बात करेंगे। चलो, बताइए आंसर क्या है इसका?
मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, आपने क्या किया, आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, अब आपको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा लेटरल टाइज की फॉर्म में। तो ये पूछ रहा है आपके पास लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर के बराबर रहेगा जो इनकी, यदि आप पिच की बात करेंगे, यदि आप इनकी स्पेसिंग की बात करेंगे। डायमीटर क्या होता है आपके पास, ये डायमीटर आपके पास 5/4 होता है एक्चुअली, 5/4 और 6 mm, इनमें से जो वैल्यू आपके पास बड़ी होगी हम उसी पे काम करते हैं। यदि आप डाया की बात करेंगे, ये आपके मेन बार का डाया है, मेन बार का डाया है, उसके में यदि आप लेटरल टाइज में डाया यूज करेंगे तो वो आपका ये रहेगा। ठीक है, एनएचपीसी का की बात करता हूं मैं, कल देखता हूं कि क्या सिलेबस है उसका, मुझे अभी खुद ही नहीं पता क्या सिलेबस है उसका। ओके, तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके इस पे डिपेंड करेगा, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता है, 48 टाइम्स पे डिपेंड करता है, आपके ट्रांसफर रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो इनमें से जो लेसर वैल्यू आएगी हम उस पर काम कर लेते हैं, यही आपके आईएस कोड का रिकमेंडेशन है, डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, ये करिए, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट इन स्ट्रक्चर एज पर द आईएस कोड 2000, कितनी पुरानी बुक है यार ये, बोलिए। क्लियर कवर्ड, तो बीम इफ 12 mm डायमीटर इज यूज्ड, हाँ बेटा जी, यदि आपने 12 mm डायमीटर को यूज किया तो आप उसमें 5% या 5 mm कम कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, आप एक बार अमेंडमेंट देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाए ना 2013 वाले अमेंडमेंट पढ़ाए हैं, उनको देखिए जरा एक बार आप आके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अंकित दुबे, चलो बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला गया आपसे यदि मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूंगा एक्सपेंशन जॉइंट की, तो वी आर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट इज 45 मीटर एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी आपका करेक्ट आंसर। ये बताइए, ए कंटीन्यूअस बीम इज deemed to be deep beam when the ratio of effective span to the overall depth। यहां पे यदि मैं स्पैन बाय डी की बात करता हूं, यदि आपका स्पैन बाय डी की बात करता हूं, तो ये स्पैन बाय डी मेरे पास क्या रहेगा, ये आपका लेस देन 2 होता है, ये स्पैन बाय डी आपका लेस देन 2.5 होता है इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। हाँ 5% यूज कर सकते हैं, लो दिल जले, हम बता दिए आपको 5%। जब पढ़ोगे ना ढंग से तभी तो आपको समझ में आएगा। बताओ, क्वेश्चंस मैं इतने लगा चुका हूं, इतने लगवा चुका हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, यदि कोई ढंग का वाला होगा ना, देखो मैं आपको बताता हूँ सीरियसली, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। पर आपको बस वही चीज है ना कि बच्चा घर में बैठ कर अपने आप फोकस नहीं कर पाता है, सिंपल चीज ये है। नहीं तो इतनी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, 1000 से ऊपर वीडियो हो गई हैं, उन्होंने एवरेज यदि आपके एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन भी हुए तो मैं आपको 20,000 क्वेश्चन करा चुका हूं। यदि आप वही करके चले गए तो बेड़ा आपका फिर भी पार हो जाना है। ओके, तो यदि मैं बात करूंगा ए कंटीन्यूअस बीम इज डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ की मैं बात करूंगा, तो यदि आपका डीप बीम की बात आएगी तो लेस देन 2.5 होती है एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, चलो बढ़िया है फिर तो। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब एट ए डिस्टेंस ऑफ, हाँ, critical section for shear in case of flat slab is at a distance of effective depth of slab from periphery of the column and drop panel d/2 from the periphery of the column capital drop panel at the drop panel of slab at a periphery of the column। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बोलिए। तो ध्यान रखिए इस बात को, जब मैं क्रिटिकल सेक्शन की बात करता हूं, यदि मेरे पास फ्लैट स्लैब है, ठीक है, यदि मेरे पास फ्लैट स्लैब है और फ्लैट स्लैब से क्या होता है, उसमें उसमें आपके पास कैपिटल नहीं होता है, ये कॉलम कैपिटल होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम कैपिटल, ये नहीं होता है, दिस इज द कॉलम कैपिटल एंड दिस इज अ ड्रॉप, ये आपका ड्रॉप है, ये आपका कॉलम कैपिटल है। तो फ्लैट स्लैब में ये नहीं होता है, फ्लैट स्लैब क्या होगा, सीधा आपके पास कॉलम के ऊपर ऐसे प्लेस्ड रहेगी, बीम नहीं होगी वहां पे। तो यदि मैं आपके पास जहां पे आपका पेरिफेरी ऑफ कॉलम है उससे d/2 डिस्टेंस पे, d/2 डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, आपके शेयर को चेक करते हैं, वी आर चेक d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द d/2 distance from the face of the column and the
पेरिफेरी ऑफ द कॉलम। तो आंसर करेगा आपके पास बी, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मैं शेयर की बात करूंगा तो मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। यदि मेरे पास एक वॉल है जो आपके लोड बियर कर सकती है, ऐसे क्या होती है, कुछ आपके पास होती है नॉन लोड बियरिंग वॉल्स, ऐसे आपके पास शेयर वॉल होती हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे, वो आपके लोड को बियर नहीं कर रही हैं। तो उस वाले केस में आप मिनिमम थिकनेस कितना यूज करते हैं एज पर द आईएस कोड रिकमेंडेशंस? तो 10 सेंटीमीटर मेरे पास क्या होती है, मिनिमम थिकनेस होती है, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करिए। If the story height is equals to the length of RCC wall, the percentage increase in strength। ये बोल रहा है कि मेरे पास जो मेरी एक फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, ये बोल रहा है कि मेरे पास जो हाइट ऑफ स्टोरी है वो आपकी जो लेंथ आपने यूज करी है वॉल की उसके बराबर है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ जाती है, तो वो स्ट्रेंथ आपकी 10% बढ़ जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो ये सब क्वेश्चन है ना रटने वाले हैं और आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे? हाँ, क्रिटिकल सेक्शन फुटिंग के लिए अलग होता है, बैंडिंग के लिए अलग होता है, शेयर के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग होता है भाई, क्योंकि फुटिंग के अंदर क्या होता है, पंचिंग शेयर भी अलग काम करता है ना। इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट फुटिंग सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट द एज शुड नॉट बी लेस देन। देखो क्या है कि यदि आप कॉन्क्रीट फुटिंग की बात कर रहे हैं तो जो थिकनेस की एज रहेगी, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो थिकनेस की एज रहेगा ये आपका 150, ये आपका mm होना चाहिए वैसे तो, mm 150 mm से लेस नहीं होना चाहिए, 150 mm से लेस नहीं होना चाहिए। दिस इज 150 mm से लेस नहीं होना चाहिए, इसको हम 6 इंच बोल सकते हैं, 6 इंच के बराबर रहेगा, ठीक है। बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यदि आप कल को पाइल फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो ये पाइल के केस में क्या होगा, पाइल केस में यदि आप यूज कर रहे हैं, ऊपर आपने पाइल कैप लगाया होगा, वो पाइल कैप आपका 300 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, सॉरी, 300 mm से छोटा नहीं होना चाहिए इन द केस ऑफ पाइल फाउंडेशन, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो पाइल कैप यदि यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका 300 mm रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। द स्लैब डिजाइन एज अ वन वे स्लैब, द रेशियो ऑफ द लॉन्ग स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। तो ध्यान रखें इस बात को, यदि मैं आपके पास स्लैब को डिजाइन कर रहा हूं तो यदि मैं बोलूं आपसे कि वन वे स्लैब में रेशियो आपका लॉन्गर स्पैन LY/LX की वैल्यू की बात करूंगा, तो यदि आपका लेस देन 2 होगा और यदि मेरे पास LY/LX की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो हम क्या बोलेंगे, शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन कैसे बोलते हैं। यदि आप LY/LX का रेशियो आपका 2 से बड़ा है तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आपका वन वे स्लैब, दैट इज कॉल्ड वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। और यदि वैल्यू आपकी 2 से छोटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब बोल देते हैं, टू वे स्लैब, ठीक है। तो आंसर रहेगा डी, एंड डी इसका आंसर फॉर, ठीक है। रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बैंडिंग कंप्रेशन, बोलिए। ये पूछ रहा है आपसे परमिसिबल जो स्ट्रेस रहेगी, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है मेरे पास, जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है या अल्टीमेट जो स्ट्रेस है उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड दे दो, तो दैट इज कॉल्ड द परमिसिबल वैल्यू। अब परमिसिबल वैल्यू इन डायरेक्ट कंप्रेशन बैंडिंग कंप्रेशन की बात करिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 4 यूज करते हैं किसमें, आपके डायरेक्ट कंप्रेशन में, और 3 यूज करते हैं किसमें, 3 यूज करते हैं आपके बैंडिंग में, ठीक है। यदि मैं आपके WSM की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, पर यदि मैं आपके डायरेक्ट कंप्रेशन बैंडिंग कंप्रेशन की बात करता हूं तो WSM में आपको ज्यादा सिग्निफिकेंसली डिस्क्राइब किया गया है, इसको ज्यादा इसको बताया गया है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, यदि मैं आपके पास वैल्यू पे काम करूं, रेशियो पे काम करूं, ये सिग्मा डी और सिग्मा बैंडिंग, तो सिग्मा डी मेरे पास कितना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो P सिग्मा U अल्टीमेट रहेगा डिवाइड बाय 4 और सिग्मा अल्टीमेट डिवाइड बाय द 3, तो क्या ये वैल्यू आपकी 3/4 के बराबर नहीं हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, दैट वैल्यू इज लेस देन 1, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यदि LY/LX की वैल्यू आपकी 2 के बराबर होगी तो क्या होगा, हमको नहीं पता भैया क्या होगा, ऐसा हम सोचे ही नहीं, इतना भयंकर नहीं सोच पाए हम। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, द हायर द मोडुलर रेशियो हायर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
lower the compressive strength of concrete, higher tensile strength of steel, lower tensile strength of steel. बोलिए। देखो मॉडल रेशियो यदि आपका बढ़ता है तो m आपके पास क्या होगा, m आपके पास होता है ES बाई EC, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EC, और EC आपके पास क्या होता है, EC आपके पास होता है 5000 रूट FC के। तो हायर मॉडल रेशियो मतलब ये है कि लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की रहने वाली है। यदि आपका ये बढ़ रहा है तो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, यदि ये कम होगा तभी तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये तभी ज्यादा बढ़ेगा। तो आंसर क्या देगा, आंसर है आपके पास बी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर है यहां पे बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी आपका बहुमूल्य उत्तर है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। 70 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, हो जाएंगे और पूरे ऐसे ही 100 का टारगेट ठीक है। देखो यदि आपकी एल वाई बाई एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी, तभी वो 2a स्लैब की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट को। सर 100 कल कर देंगे यार, 100 पूरे नहीं हो पाएंगे फिर भी, है ना। 70 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे हो जाएंगे पूरे 4-5 दिन, 4 दिन में तो हो ही जाएंगे। ठीक, हाँ सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपका, हाँ सोल्व भी पूरा करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास यूपीटी प्लस सी जेई की। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, पेपर हो जाएगा टाइम से जब भी होना होगा। और मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी, यदि आपने सोचा कि एग्जाम होंगे ही नहीं, तो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम एकदम सारे सर पे पड़ जाएंगे आपके, और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, पर रोजाना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उससे आपके पास क्या होगी, आपके पास जो हम ये बोल देते हैं कि भाई रोजाना पढ़ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन में तो सारा खा नहीं लोगे पूरे पूरे महीने का, तो रोजाना थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपके अच्छे से बॉडी बनेगी, आप अच्छा फील भी करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखो। हाँ ईडब्ल्यूएस लगेगा इसमें। हाँ मिनिमम विड्थ की मैं बात कर रहा था, वहां पे जो कैपिंग आप करते हैं उसकी विड्थ की मैं बात ही कर रहा था, वो आपकी 300 mm होती है। ओके चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम टैग पे। यदि आपको मुझसे बात करनी है, कोई आपकी ऐसी क्वेरीज है जो मैं आपके उसके डाउट को दूर कर सकता हूं, तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। आपके इंस्टाग्राम आईडी है अवनीश शर्मा 09, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।